चलिए लास्ट कहां तक पहुंचे थे? बैक्टीरिया में सिरका बता दिया, सिरका की प्रिपरेशन बता दी, और सिरका का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि सिरका है क्या, व्हाट इज विनेगर। विनेगर को सिरा भी कहा जाता है, जो शराब बनाने के लिए, रम बनाने के लिए, या आपसे कहे दारू बनाने के लिए क्या माना जाता है, रॉ मटेरियल। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन कि शराब के लिए, रम के लिए, दारू सवदाए, इनके लिए जो कच्चा पदार्थ है या जो कच्चा माल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम? सिरा। ठीक है, सिरा क्या है? अपने आप में एसिटिक अम्ल। दूसरा नाम क्या बताया था कि शराब उतरती है गले से तो ऐंस करता है बंदा। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल से ही सिरा है, और गले से है तो ग्लेशियल। तो ग्लेशियल एसिड भी कहा जाता है किसको? विनेगर को। वास्तव में विनेगर था क्या है कि जलीय विलयन है एसिटिक अम्ल का। कितने परसेंट है? 3 से 8। अगर पूछे बीच का क्राइटेरिया ज्यादातर पूछा जाता है, और जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था तुम्हें 5% वाला, वो HSC ने पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विनेगर के लिए उपयुक्त या सत्य है या सम है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कितने परसेंट वाला है? 5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चाय की पत्तियों की रेटिंग की जाती है, कि जो चाय की पत्तियां हैं इनकी क्यूरिंग की जाएगी। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग किससे की जाती है? क्यूरिंग क्यों की जाती है? ताकि वो गले सड़े ना। तो चाय की पत्तियों को गलने सड़ने से बचाने के लिए किससे क्यूरिंग की जाती है? ठीक है, तो क्यूरिंग किससे की जाती है? पहले नंबर तो याद रखना है बैक्टीरिया। अब बात आएगी कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है। HSC ने पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो चाय की पत्तियों की क्यूरिंग करने में काम आता है। ठीक है, तो आप कहते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, ढाबे पे चले गए या अपने खास रिश्तेदारों के घर चले गए या घर चले जाते हैं यहीं से ही, तो जाके आप कहते हैं ना भी चाह कंडेदार बनाइयो। ठीक है, भी चाह होनी चाहिए बढ़िया। तो कंडेदार में वर्ड है कॉन्डिसेंस, याद रखना। और चाह बनाती कौन है घर पे ज्यादा? माई। तो माइकोकोकस। तो आपके पास जो बैक्टीरिया है वो है माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। तो माइकोकोकस कॉन्डिसेंस नामक वो बैक्टीरिया जिससे चाय की पत्तियों की क्या की जाती है? क्यूरिंग की जाती है। किससे बचाता है ये? नंबर 1, चाय की पत्तियों को खुशबूदार बनाता है, कि जो चाय की पत्तियां हैं इनको खुशबूदार बनाता है। और दूसरा काम क्या करता है? चाय की पत्तियों को गलने सड़ने से बचाता है। तो चाय की पत्तियों को गलने सड़ने से बचाने का जो काम करता है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है? वो है माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। और स्वाद भी बढ़ाता है। उसके अलावा तंबाकू की पत्तियों का भी स्वाद बढ़ाया जाता है किस बैक्टीरिया से? सीधे तंबाकू के पत्ते अगर यूज करें तो बहुत ज़्यादा क्या है? डेंजरस हैं। तो इसलिए उनका कन्वर्जन भी किया जाता है कि थोड़ा हार्म कम हो जाए। हार्म तो वैसे कम नहीं होता, लेकिन हाँ स्वाद बदल जाता है। तो तंबाकू का जो कड़वापन है वो कुछ कम हो जाता है। तो तंबाकू के पत्तों का स्वाद बदलने के लिए किसका उपयोग होता है? तो तंबाकू के पत्तों का स्वाद बदलने के लिए जो पत्ते उपयोग किए, बैक्टीरिया प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? और आपसे पूछा जाए कि किसका उपयोग किया जाता है, तो पहले याद रखना है जीवाणु प्रयोग करते हैं। कौन सा जीवाणु प्रयोग करते हैं वो आपने याद रखना है, बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस। तो पीछे वाला वर्ड याद रखना आपने, ये वाला मेगाथेनियम माइकोकोकस। मेगाथेनियम माइकोकोकस का यूज किया जाता है किसके लिए? तंबाकू की पत्तियों के स्वाद को बदलने के लिए या बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रेशों की रेटिंग की जाती है, यानी उनको मजबूती देने के लिए, गलने सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेशों की भी जो रेटिंग होती है वो भी आपकी बैक्टीरिया से की जाती है, यानी थ्रेड्स फाइबर। तो रेशों की रेटिंग के लिए कौन सा बैक्टीरिया प्रयोग होता है? इसके लिए भी आपके पास, अब हमारे पास रेशों को क्या है? कपड़ों में बदलना है। तो कपड़े किसको निहारेंगे फिर? ब्यूटी।
तो इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है ब्यूटीरियम। और कौन सा ब्यूटीरियम? माइकोकोकस। सिंपल वर्ड याद रखना है, ब्यूटीरियम। तो माइकोकोकस ब्यूटीरियम नाम का वो बैक्टीरिया जिसका प्रयोग रेसों की रेटिंग के लिए होता है। इनमें ऊपर वाले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेसे रासे वाला कोई नहीं पूछता आजकल, लेकिन ये जो चाय वाला है ये खास है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि चाय की पत्तियों का स्वाद बदलने के लिए, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग करने के लिए, चाय की पत्तियों को खुशबूदार बनाने के लिए, गले सड़ने से बचाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उपयोग में लाया जाता है? तो वो आपका माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। ठीक है, कई बार तो आगे वाला शब्द लिखा होता है सिर्फ 3 कि मैंने कहा था चाय बनानी है कैसी? कंडेदार। तो ये कौंडी वर्ड याद रखना है तुमने, इस पे क्वेश्चन आता है कि कौंडी वर्ड ही लिखा आता है, कौंडी, पीछे वाला भी वर्ड नहीं आता, सेंस, कि चाय की पत्तियों के लिए कौन सा बैक्टीरिया संबंधित है, तो एक वर्ड आएगा सिर्फ कौंडी। ठीक है, अब क्या पता पूरा शब्द ही ना दे अगला। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। दूसरा, तंबाकू की पत्तियों का स्वाद बदला जाता है, तो वो बदला जाता है किससे? मेगाथेनियम माइकोकोकस से। उसके बाद हमारे पास ये बैक्टीरिया थे लाभप्रद, हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं। हानिकारक में नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखना है, पहले वाला जो भोजन की विषाक्तता करता है। ये मैंने बताया भी था कि हानिकारक या दुष्प्रभाव में अगर बैक्टीरिया पूछे तो पहला बैक्टीरिया है कि भोजन को विषाक्त करने वाला, कि फूड पॉइजन करने वाला जो बैक्टीरिया है कौन सी बीमारी पैदा करता है और वो बैक्टीरिया कौन सा है। अब भोजन खाते हो तो बाटी भर के खाते हो, तो तुम्हें कहा था कौन सी बीमारी होती है इससे? बाटुलिनम या बाटुलिज्म। कि जो भोजन विषाक्तता बैक्टीरिया से होती है वो बीमारी कौन सी है? तो वो कौन सी आपकी? बाटुलिनम कह दो या बाटुलिज्म कह दो। अब बाटुलिज्म है, अगर आपसे पूछे बाटुलिज्म होती किससे है? अब शब्द ही बाटू है तो बैक्टीरिया, पहला ही वर्ड आ गया। अब वो बैक्टीरिया है कौन सा? इसी के नाम से ही है। कौन सा आएगा आपके पास? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। कि क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम नाम का जो बैक्टीरिया है वो आपके पास कौन सी बीमारी या क्या पैदा करता है? तो वो आपके पास भोजन विषाक्तता पैदा करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, रॉटन ऑफ द फूड करता है, फूड को गला सड़ा देता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा फल होते हैं घर पे ले जाके आप रख देते हो, फ्रीज में ही रखा होता है फिर भी खराब हो जाता है, तो ये आपका किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण है। आपने मान लो मार्केट से आज मिर्च खरीद ली, घर पे ले जाके रख दी, हरी मिर्च है, तीसरे दिन देखोगे और आपने बाहर रख रखी है, मिर्च अपने आप गलने लगती है। तो ये कौन सी रीजन है? बाटुलिनम। ठीक है, रोटी अपने आप थोड़ी बहुत नमी रह जाती है तो फंगस भी लग जाती है। उसके अलावा आपने बिल्कुल सूखे में रोटी रख रखी है और भोजन गलने लगे, उससे बदबू आने लगे। ठीक है, आप जैसे मान लो आज दाल करके सीधी छोड़ दी आपने, सुबह उसमें स्मेल लेके देखना, खट्टापन महसूस होता है स्मेल में, तो किसका रीजन? आपका बैक्टीरिया का है। उसके बाद आते हैं आपके रोग कारक, पैरासिटिक। कि रोग कारक जो बैक्टीरिया है वो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? तो रोग कारक नंबर 1 तो आपने पढ़ने हैं किसमें? पादप में। नंबर 2 आपने याद रखने हैं किसके लिए? पशुओं के लिए। और नंबर 3 हम खुद बैठे किसके लिए? मानव के लिए। बैक्टीरिया है वो आपके पास परजीवी का कार्य तीनों के लिए करता है, रोग कारक तीनों के लिए है। अब पौधों के लिए बात आए तो अब एक खेती हाल ही में निकाली है जिस खेती के लिए जीवाणुओं को अभिशाप कहा जाता है। तो कौन से जीवाणु आपके पास जिस खेती में अभिशाप का काम करते हैं, उसमें बीमारी कौन सी होती है और जिसको आप लोग खाते भी बहुत हो, सब्जी के तौर पे खाते हैं हम, और सूखी सब्जी है वो, स्टोर भी की जाती है। भिंडी को हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। आलू, ठीक है, कि आलू अभी हाल ही में निकले हैं और खूब खाती है दुनिया तो इसलिए आलू का एक क्वेश्चन आता है कि आलू में जीवाणु का अभिशाप क्या है?
तो आलू में जो जीवाणु का अभिशाप है, या आपसे पूछे बीमारी जो मुख्य तौर पर आलू में जीवाणु से होती है, तो वो कौन सी है? उसे कहते हैं पोटैटो विल्ट। पोटैटो विल्ट को कहा जाता है आलू का शिथिल रोग। आलू का शिथिल रोग कहा जाता है इसे। आलू के शिथिल रोग का मतलब है, शिथिल का मतलब क्या हो जाएगा? शिथिल, बढ़ ही नहीं पाता। पूरे के पूरे आलूओं के पौधों में कहते हैं बोच आ गई, तो वो बोच आनी स्टार्ट हो जाती है, पौधे ऊपर से खत्म हो गए तो आलू बनेंगे कहाँ से? ठीक है, तो इसलिए पोटैटो विल्ट जो डिजीज होती है वो आलू में किसके कारण होती है? तो आपने क्या याद रखना है? बैक्टीरिया। एक बार इसके बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जाता है, ज्यादातर एसएससी में पूछा जाता है ये। अब उसको याद रखने का तरीका क्या होगा? आपको बस इसका परिवार याद रखना है कि आलू कौन से परिवार में बैठा है, बस इससे उस बीमारी के बैक्टीरिया का पता अपने आप चल जाएगा। तो आलू कौन से परिवार में आता है? अब राहुल गांधी वाला क्या भाषण नहीं आता, बोले इस साइड से आलू डालो और उस साइड से सोना निकालो। डेढ़ा तो मोदी का है, पर राहुल का तो टैग कर रखा है लोगों ने। तो वही बात है, आलू सोने के लिए है तो सोलेनेसी। ठीक है, तो आपके पास आलू जो है वो कौन से परिवार में बैठा है? सोलेनेसी। अब इसी से बैक्टीरिया का नाम बनता है सूडोमोनास सोलेनेसीएरम। याद रखना, जो इसका बैक्टीरिया है वो कौन सा है? वो ये है, सूडोमोनास सोलेनेसीएरम। अब देखो, जो आगे वर्ड आया है तो इसकी पहचान होगी आपकी किससे? सोलेनेसी से। तो इसलिए कभी भी ये क्वेश्चन आए कि पोटैटो का जो विल्ट रोग है वो आपका किस बैक्टीरिया से होता है, तो उसी बैक्टीरिया से होता है जिस परिवार में वो बैठा है। कौन से परिवार में बैठा है वो? सोलेनेसी, यही नाम आएगा उसका। ठीक है, तो सोलेनेसीएरम। तो सूडोमोनास अपने आप याद रह जाएगा, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें ये याद रखना है इससे ही बैक्टीरिया है, और वो एक ही बैक्टीरिया आएगा ऑप्शन में। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें होगा ये, तो कौन सा है? सोलेनेसी। अब एक खेती चल रही है जिसकी बढ़ाई भी चल रही है, कटाई भी चल रही है, कंबाइन भी चल रही है गेहूं में। तो गेहूं का कौन सा रोग जीवाणु से होता है? खास क्वेश्चन है। पूरी की पूरी खेती खराब हो जाती है अगर टाइम से पहले अगर तापमान ज्यादा हो जाता तो वो विकार गेहूं में होता है। लेकिन क्या इस टाइम सर्दी आज भी चल रही है, रात का मौसम ठंडा रहता है। जब तक गेहूं की खेती के लिए रात का मौसम ठंडा रहेगा गेहूं को नुकसान नहीं होता। फर्क कब पड़ता है? जब रात को टेम्परेचर हाई होने लग जाए तो ये बैक्टीरिया अटैक करता है। इस बार ये बैक्टीरिया बिल्कुल अटैक नहीं किया। तो गेहूं में कौन सा रोग होता है? टुंडू रोग। तो गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं का जो टुंडू रोग है, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, कि गेहूं का जो टुंडू रोग है किससे होता है? अब गेहूं का टुंडू रोग है ये बैक्टीरिया से होता है। अब आपसे पूछे कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है। अब गेहूं के लिए जो हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं वो वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं खाते तो हम सारे हैं, बंदा यही पूछता है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताओ। तो हमने जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग करना है उसका वैज्ञानिक नाम या उसके परिवार से संबंधित जानकारी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, अब गेहूं है वो आपके पास कौन से कैटेगरी से आता है? ट्रिटी की। इसका परिवार कौन सा होता है? गेहूं में पहला शब्द क्या है? गै, तो ग्रेमिनी। गेहूं का जो परिवार होता है वो आपका कौन सा है? ग्रेमिनी। और इसके नाम में पीछे क्या आएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका जो परिवार का वंशज जो नाम लिखा जाता है कि जाति के तौर पे वो किससे आता है? ट्रिटी की। यानी वैसे तो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटी की शब्द याद रखना है। तो जहां कहीं भी ट्रिटी की शब्द आ जाए, चाहे तो वो हो फंगस, चाहे हो वो वायरस, चाहे हो वो बैक्टीरिया, होने वाली गेहूं की बीमारी में पीछे वाला नाम क्या मिलेगा? ट्रिटी की मिलेगा। तो इसका नाम क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम। कोरिनोबैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, ये नाम लिखा जाता है।
तो कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक बैक्टीरिया से गेहूं का टुंडू रोग होता है। सिर्फ लास्ट वाला वर्ड याद रखो, फालतू याद नहीं रखना हमने, ठीक है। उसके बाद बात आती है नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग यानी कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस, यानी अकेला नींबू नहीं, नींबू के साथ परिवार में बैठे सदस्य भी इसके प्रकोप में आते हैं। तो नींबू कौन से परिवार का सदस्य है? आप देखते हो उस नींबू के साथ क्या है, सिट्रस में मौसमी भी आती है, संतरा भी आता है, ठीक है, उसके अलावा माल्टा भी आता है, उसके अलावा मौसमी भी आती है, और साथ में कौन बैठा है? अपना भाई साहब नींबू, ठीक है। तो ये आपके कौन से परिवार में आते हैं? ये आते हैं सारे के सारे रूटेसी। नींबू जो परिवार में बैठता है, कौन से में बैठता है? रूटेसी। अब आपसे पूछा जाए कि नींबू का जो कैंकर रोग है वो किससे होता है? अब कैंकर जो वर्ड लिखा है इसे बोलते क्या है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो डिजीज है ये आपके पास किस से होती है? तो नंबर 1 तो याद रखना, जीवाणु से होती है। जीवाणु कौन सा होता है वो याद रखना, जेंथोमोनास। अब जेंथोमोनास ठीक है, याद रहे या ना रहे, पर ये आपने ये याद रखना है। क्या लिख रखा है? सिट्रस, तो पीछे वर्ड लगाना है सिट्री। तो जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है? कैंकर। कैंकर का विकार भी आता है कि कैंकर का लक्षण क्या है? तो आपने देखा होगा नींबू के फल पर, यानी सिट्रस जो फ्रूट है इनके फलों पर जंग जैसे धब्बे हो जाते हैं। तो फलों पर जंग जैसे दो धब्बे होते हैं, वो कौन सी बीमारी के कारण होते हैं? वो कैंकर रोग से होते हैं। नींबू की खेती, नींबू का पौधा अगर बाग लगा रखा है किसी ने तो जाकर उस बाग में देखना, बाग हम कहते हैं जी एक आधा पौधा लगा लेते हैं, एक आधे पौधे पे प्रकोप कम होता है, भीड़ जहां होती है वहां प्रकोप ज्यादा होता है। तो इसलिए जहां बाग लगे होते हैं वहां ये रोग ज्यादा फैलता है। तो इसलिए बाग में जो नींबू के लिए अभिशाप माना जाता है वो किस रोग को माना जाता है? कैंकर को माना जाता है। और ये सिट्रिक कैंकर भी बोला जाता है। होता किससे है? बैक्टीरिया से। और इसका लक्षण खास यही है कि इनके फलों पर कैसे धब्बे दिखते हैं? जंग जैसे। मार्केट में हम नींबू आएंगे आगे, जो बरसात के पास टाइम में उन नींबुओं को देखना, उन पे क्या है ये बीमारी आपको साफ नजर आएगी, ठीक है। जंग जैसे धब्बे नींबुओं पे लगे हुए हैं, इसका मतलब वो बीमारी कौन सी है? सिट्रिक कैंकर है। इसका एक इलाज भी है। इसका इलाज क्या होता है? एक पाउडर आता है जिसका नाम होता है ब्लू कॉपर। ब्लू कॉपर ओपन मार्केट में मिल जाता है। तो ब्लू कॉपर किसको कहते हैं? ब्लू कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीला थोथा। नीला थोथा के अलावा अगर मार्केट में लिया जाता है तो थोथा से कम, और साथ में एक शब्द और लगाया जाता है, कसीस। नीला कसीस से मिलता है ये। नीली फिटकरी भी बोलते हैं। नीला कसीस के अलावा इसको नाम दिया जाता है नीले क्रिस्टल या नीली फिटकरी। है क्या ये चीज़? ये आपके पास एक यौगिक है केवल, जो आप 7वीं कक्षा से पढ़ के आए हो, कॉपर सल्फेट होता है ये वाला, ठीक है। कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड को ही हम क्या कहते हैं? ब्लू कॉपर। ये क्वेश्चन खास है। तो इसलिए नींबू का जो कैंकर रोग है, या जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी जो विटामिन सी देने वाले ज्यादातर रस वाले फ्रूट होते हैं, रूटेसी परिवार के जो फ्रूट हैं, उनमें कौन सी बीमारी भयंकर होती है? कैंकर रोग ही होता है। यही उजाड़ता है इनको और कोई रोग प्रकोप नहीं करता। उसके बाद हमारे पास बात आती है सेब की खेती का अभिशाप। तो सेब में होने वाला रोग, तो सेब में जो अभिशाप पड़े जाते हैं, अभिशाप ही पड़े जाते हैं, यूं तो बहुत सारी बीमारियां हैं। तो सेब को क्या खत्म कर दे, मतलब सेब होता कहाँ है? ठंड में। और ठंड को दूर करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? आग की, ठीक है। तो इसमें रोग जो होता है वो अग्नि नीरजा रोग होता है। तो हमारे पास सेब में पूछे कि कौन सा रोग होता है, तो अग्नि नीरजा होता है। होता किससे है ये? इरबेनिया से। इरबेनिया नामक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। किसके लिए?
एप्पल के लिए। इसे बोलते क्या है हमारे पास अर्ली ब्लाइट, हमारे पास अर्ली ब्लाइट भी कहा जाता है किसको, अग्नि निर्जा रोग को। उसके बाद अब एक आगे खेती की जाएगी, अब गेहूं निकाल लेंगे, उसके बाद सत्र वाले खेत हैं जहां पानी ज्यादा होता है, वहां कौन सी खेती करेंगे, धान। तो अब धान के लिए क्या है, क्वेश्चन आता है धान का अंगमारी रोग। धान का जो अंगमारी रोग है इसे कहते हैं ब्लाइट ऑफ राइस। क्या आपसे पूछा जाता है कि ब्लाइट ऑफ राइस किससे होता है या इसे कहते क्या है, तो धान का अंगमारी रोग का मतलब है कि पूरे का पूरा पौधा साफ हो जाना। ठीक है, इसमें दो प्रकोप एक साथ होते हैं, अंगमारी रोग भी होता है और आध गलन भी होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। आध गलन फंगस से होता है, अंगमारी रोग बैक्टीरिया से होता है। आपके पास ये किस जीवाणु से होता है, तो अब धान का जब वैज्ञानिक नाम लिया जाता है तो कौन सा नाम होता है, बस उसी के ऊपर ही बैक्टीरिया का नाम लिखा जाएगा। तो इसमें तो हम कह भी देते हैं कि पहला नाम है जेंथोमोनास, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नाम आगे वाला याद रखना है जिससे पहचान हो जाती है। अब धान को आप क्या कहते हैं, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या रखा जाता है, इसीलिए मैंने कहा था खाना ही दो चीज है, अनाज है, उनके नाम अच्छे से याद रखो, एक तो गेहूं और दूसरा चावल। तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या रखा जाता है, बताओ। बोले अरे रोज स्टॉप पर चढ़ा बैठ जाए, जो ज्यादा खाते हैं उनको यही तथ्य दिया जाता है, बोले अरे रोज ही क्या करता है स्टॉप पे चढ़ा के बैठ जाता है, तो ओराइजा स्टाइवा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो नाम होता है ओराइजा स्टाइवा। तो अब जेंथोमोनास ओराइजी, तो ओराइजा स्टाइवा नाम है इसका, तो हम पीछे वर्ड याद रखेंगे ओराइजी। तो ओराइजी से याद रखना धान का कौन सा रोग है, आपका अंगमारी रोग। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है कि जो पशुओं में होने वाले रोग हैं, ये तो थे पौधों के, अब पशुओं में याद रखना पशुओं के विकार। तो पशुओं के दो ऐसे विकार बताओ जो आपके पास, एक बहुत फेमस है जो अब गर्मियां और बरसात के दिनों में पशुओं में सबसे ज्यादा होता है, जिसका नाम है काला पैर। ठीक है, ब्लैक फुट, कि जो आपके पास काला पैर रोग है किस में होता है, तो काला पैर रोग अब पशु हैं तो ये कैसे हैं, चौपाए, चार पैरों वाले। तो अब चौपायों में काला पैर रोग किससे होता है, अब पहला शब्द क्या है, काला, तो पहला शब्द काला में होगा क्लोस्ट्रीडियम, बैक्टीरिया जो है वो इसी से बनेगा। तो एक तो हो गया आपके पास क्लोस्ट्रीडियम। अब ये काला पैर रोग कौन से में होता है, चौपायों में, तो एक पीछे वर्ड चौपाए से वर्ड होता है चावेई, हो गया। तो क्लोस्ट्रीडियम चावेई नामक बैक्टीरिया से चौपायों में कौन सा रोग होता है, काला पैर, ब्लैक फुट। दूसरा खास रोग आता है, बताया था, जिसे सिन फोर्सिप एंड गॉट कहा जाता है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है खास तौर पर जानवरों में किस से होती है, तो ये आपके पास इसी नामक बैक्टीरिया से होती है। और हमारे पास पहला शब्द क्या है, बेसिलस, तो बेसिलस एंथ्रेसिस, बस ये याद रखना है। एंथ्रेक्स जो बीमारी है उसमें एंथ्रेक्स से ही वर्ड निकलेगा, एंथ्रेसिस, आगे क्या वर्ड होगा, बेसिलस। पीछे वाले नाम याद रखने जरूरी हैं, इन्हीं पे टैगिंग होती है और इनसे पता चल जाता है कि वो कारक कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया है। तो हमने एक तो चावल को नहीं भूलना, दो ये पशुओं के विकार नहीं भूलने, उसके अलावा जो पीछे बताए हैं, एक गेहूं वाला, एक सिट्रिक फ्रूट वाला, ये दोनों भी अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, आगे अब बात आती है हमारे पास मनुष्य में होने वाले रोग। तो मनुष्य में जो रोग हैं वो बड़े खास हैं, दो तीन के बैक्टीरिया पूछे जाते हैं, बैक्टीरिया नहीं पूछे जाते। इसमें खास तौर पर जो बैक्टीरिया पूछे जाते हैं वो टाइफाइड के पूछे जाते हैं, और उसी भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, और जिसका 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 9वीं में भी उसका उल्लेख है।
ठीक है। तो मनुष्यों में होने वाले रोग के कुछ कारक ऐसे बताओ जो होते हैं, आपको पता हो कि कौन सी बीमारी जीवाणुओं से मनुष्य में होती है, और जिसके लिए भारतवर्ष में विख्यात एक अभिनेता जो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और हुआ करते थे, अमिताभ बच्चन होया करता था। किसका होया करता था? टीबी। टीबी को कहते क्या है? लिखा होता है अस्पताल की दीवारों पे, और उसी का ही क्वेश्चन आता है तपेदिक, और उस पे ये भी क्वेश्चन आता है, एडवर्टाइजमेंट जो की होती है उस पे सुई भी दिखाई होती है, और उस सुई के साथ नाम भी लिखा होता है, उसका क्या लिखा होता है? BCG। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इसी से जुड़ा हुआ है कि मनुष्य के जो रोग हैं याद कैसे रखने हैं। अब जीवाणु है तो वो एक जीव है, छोटा है, छोटा शिशु होता है, उठ पिटांग काम करता है, तो कहते हैं ना दो मारो इसके, यूं नहीं मानता। ठीक है। फिर माँ कहती है यूं नहीं मानता तो इसको तपते तवे पे रख दो, ठीक है, फिर मानेगा। तो बस तपते तवे भी रखना है हमने, किसको? न्यूड शिशु को। तो अपने पास हैप्पी करना है उसे, तो हैप्पी न्यूड शिशु को काली टाट पे तपाओ। हैप्पी न्यूड शिशु को काली टाट पे तपाओ, तब मानेगा, ऐसे नहीं मानता। ठीक है। तो इसमें सारे विकार हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। पहले में हैप्पी, हैप्पी से वर्ड है। अब जैसे क्या है, गर्मियां आ गई और खरबूजे और ककड़ी खाते हो तो उसमें पानी पीने की मनाही होती है। क्यों होती है? अब मान लो आपने खरबूजा खा लिया, ककड़ी खा ली, और उसमें पानी पीने की मनाही होती है, तो वो इसी रोग के कारण ही ज्यादातर कहते हैं। कहते क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर प्रकोप होता है मक्खियों से जुड़ा हुआ, और ये मक्खियों के जरिए आता है, बैक्टीरिया इसके मक्खियों के जरिए आते हैं, और जिससे क्या है, एक तरह से उल्टी और दस्त दोनों साथ में दिखते हैं, हैजा। ठीक है। तो आपके पास क्या है, कॉलरा डिजीज है, किससे होती है? बैक्टीरिया से। ठीक है। दूसरा आपके पास पी, पी से एक ऐसा रोग होता है जो आपके पास क्या है? प्लेग। ठीक है, न्यूमोनिक प्लेग, ब्लैक डिजीज कहा जाता है इसे। एक क्वेश्चन आता है कि ब्लैक डिजीज कौन सी है जो आपकी महामारी के रूप में विश्वविख्यात है, तो वो आपकी कौन सी है? प्लेग है। फिर आता है न्यू, न्यू से वर्ड याद रखना है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अलावा डै से वर्ड याद रखना है डिप्थीरिया। फिर है सी को कहते हैं सिफिलिस, सबसे खतरनाक बीमारी है बैक्टीरिया की, जो वायरस के एड्स के मुकाबले मानी जाती है, सिफिलिस। इसी का एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब रिसर्च हुई है तो एक दवाई बनाई गई थी, और उस दवाई के चलते या उस इलाज के चलते बंदे को नोबेल प्राइज दिया गया था। उसका नाम भी पूछा जाता है। सू से वर्ड क्या बनता है? सुजाक। सुजाक को क्या कहते हैं? गोनोरिया। सुजाक जो वर्ड है उसका नाम क्या है? गोनोरिया। तो गोनोरिया और सिफिलिस दोनों आपके पास किस तरह की बैक्टीरियल डिजीज मानी जाती है? तो याद रखना, ये दोनों की दोनों एक तरह से सेक्सुअल डिजीज है भाई। क्वेश्चन आता है कि विच सेक्सुअल डिजीज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से होने वाली दो जो आपकी बीमारी है और जो क्या है सेक्सुअल से जुड़ी होती है, वो सिफिलिस और कौन सी है? गोनोरिया। अब बात आती है को से वर्ड याद रखना कोड, कोड कह दो या इसे कह दो कुष्ठ, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे लेप्रोसी। कि लेप्रोसी जो है, कोड या कोष्ठ जो होती है, ये बीमारी आपकी बैक्टीरिया से है। अब आगे एक शब्द है काली खांसी, कुत्ता दांसी। ठीक है, अब भी आ रही है का देखो तो। ठीक है। तो ये जो काली खांसी है, कुत्ता दांसी है, ये आपके पास किससे होती है? बैक्टीरिया से। ठीक है। उसके बाद है टाट। टाट में क्या शब्द है? एक तो है टाइफाइड, टाइफाइड, और टे से वर्ड क्या है? टेटनस। फिर रह गया पे काट दो। अब रह गया तपाओ। तपाओ में वर्ड क्या है? तपेदिक, जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। कि शुरू में इलाज हो जाए टीबी का तो बहुत ही बढ़िया है, और बुढ़ा होने के बाद क्या इसका इलाज बहुत रेयर है। अगर उम्र किसी की 50 या 55 से क्रॉस हो जाए
उसमें टीबी का कोई इलाज नहीं है, यंग का भी इलाज नहीं रहता, तो बूढ़ा का इलाज होगा कहाँ से। इसीलिए तपेदिक याद रखो, एक खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानलेवा बीमारी है ये भी है टेटनस। टेटनस को और क्या कहा जाता है, धनुष टंकार, लिख लो क्वेश्चन आता है। और तपेदिक को क्या कहा जाता है, यक्ष्मा। ठीक है, जो अपने वेदों शास्त्रों में जो तपेदिक के लिए शब्द लगा है वो कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, इसको वैसे कहते हैं तपेदिक को ट्यूबरकुलोसिस। ये जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है ये आपके पास इसी बैक्टीरिया से ही होती है, उसके पीछे वर्ड क्या मिलेगा तुम्हें, ट्यूबरकुलोसिस ही मिलेगा। ठीक है, या इसको हिंदी में एक नाम दिया जाता है क्या, यक्ष्मा। ठीक है, और उस टेटनस को क्या कहते हैं, धनुष टंकार। टेटनस इसको कहते हैं धनुष टंकार। आदमी धनुष जैसा ही हो जाता है, यानी फोल्ड होने लगता है, बैंड होने लगता है अपने आप ही, और धनुष ही बन जाता है। तो धनुष बेंडिंग में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको धनुष टंकार भी कहते हैं। और नाम बताओ मुझे क्या है इसका, टेटनस का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब तुम टेटनस के चलते फिरोगे और अगला दे देगा धनुष टंकार, अब गए हम तो समझ में नहीं आएगा होता क्या है। या यूं आएगा कि मांसपेशिया सिकुड़न रोग मनुष्य में धातुओं के कटने से होता है, वह कौन सा है, तो असलियत में ये मसल कॉन्ट्रैक्शन डिजीज होती है टेटनस। इससे मांसपेशियों का सिकुड़ाव होता है, अकड़न आ जाती है अपने आप, जिससे बंदा क्या है, चल फिरना धीरे धीरे रुक जाता है, और जैसे क्या बैंड हो गया तो वैसा ही रहेगा, दोबारा ठीक नहीं होता। और इसका आखिरी हथियार है, इलाज क्या है मैंने लिखवा रखा है पहले, किसके लिए कौन सी सुई लगाई जाती है, टेटनस के लिए, जो इसका आखिरी रामबाण होती है। अब टेटनस किसके कटने से होता है, ज्यादातर आप पढ़ते आए हो जब छोटे थे और अब भी पढ़ रहे हो, किससे होता है, आप कहते हैं ना लोहे के कटने से। खेत में काम करते हैं, पावड़े या कस्सी की लगी या किसी और चीज लोहे की लगी, तो आपा कहते हैं टेटनस का टिक्का लगवा लीजिए। ठीक है, डॉक्टर भी राय देता है। अब वो टेटनस का इंजेक्शन है, वो किस लिए लगवाया जाता है, ताकि इस बैक्टीरिया का प्रकोप रोका जा सके। अब वो हुआ किससे, लोहे के कटने से। अब लोहा है सस्ता, और उसके मुकाबले महंगी धातु कौन सी है, जिसके गहने बनाए जाते हैं, सोना। तो इसका इलाज कौन करता है, सोना करता है। तो सोने का कोलाइडी विलयन, लिख देता हूं आगे। टेटनस का पहले तो नाम बताओ, दूसरा फिर चलेंगे इलाज पे। तो टेटनस को कहा क्या जाता है, टेटनस किसके कटने से हुआ, लोहे से। ठीक है, लोहे के कटने से जबड़े फैल हो गए, इसे कहा जाता है लॉकजो। ये क्वेश्चन आता है कि लॉकजो क्या है, तो लॉकजो किसका नाम है, टेटनस का ही नाम है। और टेटनस का दूसरा नाम क्या है, धनुष टंकार। ये 3 नाम से पहचाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पूछे इसके इलाज के लिए सुई कौन सी लगवाई जाती है, इंजेक्शन, तो वो आपके पास सोने का कोलाइडी विलयन। तो सोने का जो कोलाइडी विलयन है, उसमें कभी भी क्वेश्चन ये नहीं आता कि सोने का कोलाइडी विलयन कौन से विकार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसमें टेटनस शब्द ही नहीं होता। अब फंस जाओगे तुम। उस रोग का नाम क्या है, इसी रोग को कहा जाता है मांसपेशिया सिकुड़न रोग। ये जो टेटनस है, यह आपके पास मांसपेशिया सिकुड़न रोग होता है, जिसे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन डिजीज होती है वो कौन सी होती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन डिजीज आपकी टेटनस ही होती है, जो धातु से कटने से जीवाणुओं के विकार के द्वारा होती है। इलाज क्या है इसका, आखिरी सोने का कोलाइडी विलयन यही लगाना पड़ता है। ऐसे ही मैंने लिखवा रखी है एक काला जार, जिसे हम ब्लैक फीवर कहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। उसका एक ही इलाज है, जो मैंने कौन सी कोलाइडल विलयन लिखवा रखी है, एंटीमनी। ऐसे ही आंख के लिए एक कोलाइडी विलयन प्रयोग किया जाता है बहुत ज्यादा, वो कौन सा होता है, चांदी का। तो 3 ऐसी धातुएं जिनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, बीमारियों के लिए करते हैं। तीनों की तीनों सुइयां एग्जाम में पूछी जाती है, ये वाली, और दूसरी काला जार वाली, और तीसरी कौन सी, चांदी वाली। ठीक है, अब उसके बाद जो खतरनाक बीमारी है एक दूसरी लिखवा रखी है, कौन सी, तपेदिक, जिसे आप कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जिसको किस नाम से टैग किया जाता है,
टीबी से। इसको एक नाम दिया था क्या आपने, यक्ष्मा। ठीक है, अब आपसे पूछता होता किसके कारण है, तो बता दिया आपने। ठीक है, किसके कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से ही, इसके नाम से नाम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है इलाज क्या है इसका। इलाज के लिए जो सुई दी जाती है वो कौन सी सुई दी जाती है, अमिताभ बच्चन बेचारा क्या था, क्या कहता है वो, बीसीजी। तो इसका नाम क्या है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन तो ये आता है, ये तो सबको पता आजकल है, जना खना दीवार पे देख लेता है, बोलो टीबी के लिए सुई कौन सी है, बीसीजी की। अभी बीसीजी वाली सुई अस्पताल की दीवारों पे लगी हुई है हर गांव में, तो उस बीसीजी का पूरा नाम क्या है, ये याद रखना है हमने। बी से क्या बन गया, बैसिलस। सी से क्या बन गया, सी से क्या बन गया, और जी से क्या बन गया। सी से बनता है कॉलमेट और जी से बनता है ग्यूरिन। तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, लिख लो, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन नामक दवाई का प्रयोग किया जाता है किसकी, बीमारी को ठीक करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपको सबसे खतरनाक बीमारी बताई है एक और, जिसका नाम याद रखना अपने, सिफिलिस। सिफिलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यह आज के टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिफिलिस का इलाज किसने ढूंढा। क्वेश्चन ये आता है कि सिफिलिस का जो इलाज है वो आपके पास किस बंदे ने ढूंढा, और इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया। इलाज ढूंढने का मतलब है उसने दवाई ढूंढ ली। तो इस बंदे ने जो दवाई ढूंढी उसका नाम क्या है, उस बंदे का नाम है पॉल एरलिच। कि पॉल एरलिच नामक वो बंदा है जिसने सिफिलिस का इलाज ढूंढा। इसकी दवाई का नाम क्या था, सैपी शब्द है, सिफिलिस है तो इधर साल्वर्सेन। क्या लिखना आपने, सोल्वर्सेन। सोल्वर्सेन नामक दवाई तैयार की थी किसने, पॉल एरलिच ने। इसका ओरिजिनल जो कंपाउंड नेम है वो क्या होता है, वो आपने याद रखना है, तो वो है आर्सेफिनेमीन। ये क्वेश्चन आता है कि साल्वर्सेन या वर्ड आएगा आर्सेफिनेमीन किसके इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये आपके पास सिफिलिस नामक बीमारी के लिए प्रयोग की जाती है। और ये एक ऐसा संक्रामक रोग है जो किससे होता है, जो आपका सेक्सुअल डिजीज है। ठीक है, याद रखना, यौन संक्रामक रोग कहा जाता है सिफिलिस को। याद कर लेना, यौन संक्रामक रोग जो आपके पास जीवाणु से होता है, वायरस से होने वाला खतरनाक रोग एड्स है। बैक्टीरिया से पूछे यौन संक्रामक रोग कौन सा है, तो दो का नाम आता है, एक आता है सिफिलिस, दूसरा अभी बताया था गोनोरिया। ठीक है, तो ये खास क्वेश्चन ये है, हमें ये याद रखना है, सिफिलिस का इलाज किसने ढूंढा और सिफिलिस का इलाज कौन सी दवाई से होता है। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉल एरलिच और याद रखना है साल्वर्सेन, और दूसरा नाम क्या याद रखना है, आर्सेफिनेमीन। ठीक है, ये इतने जो क्वेश्चन है टेटनस से जुड़ा हुआ, दूसरा याद रखना अपने टीबी, और तीसरा याद रखना अपने सिफिलिस। और एक जो चौथा आता है वो आता है टाइफाइड। ये जो टाइफाइड है इसके बारे में क्या पूछा जाता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। टाइफी वर्ड आता है, अब टाइफी में शब्द क्या निकलता है, टाइफाइड। तो साल्मोनेला टाइफी शब्द आता है कि इससे होने वाला विकार कौन सा है, तो साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी का पूछा जाता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक सूक्ष्म जीवी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो आपके पास टाइफाइड है। और टाइफाइड एक तरह का क्या है, जवर। कैसा जवर है, आंतर से पैदा होने वाला जवर। याद रखना कि जो टाइफाइड है इसका दूसरा नाम क्या रखा जाता है, आंतर जवर भी कहा जाता है इसे। आंतर जवर का मतलब है इंटेंस्टिनल फीवर।
इंटेस्टिनल फीवर के नाम से जाना जाता है किस जीवाणु से होने वाले रोग को? तो वो आपका यही है। आपके पास किस नाम से जाना जाता है? टाइफाइड। टाइफाइड नाम किसके चलते रखा गया था? इस भाई साहब के चलते रखा गया था, जिसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो यही क्वेश्चन आता है कि साल्मोनेला टाइफी या जो टाइफी शब्द है, जिस सूक्ष्म जीवी का है, उससे होने वाला विकार बताइए। तो विकार कौन सा आपका? टाइफाइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे पास किसकी? विकार की। मनुष्य में होने वाले विकार हमने पढ़े, उसमें जो मैंने 4-5 ये लास्ट वाले बताए हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इलाज जो बताए हैं 3 के, वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो सिफिलिस बीमारी है, इसके लिए जो नोबेल प्राइजर है, और दूसरी बात याद रखनी है, दवाई। ये दोनों क्वेश्चन उठते हैं कि सिफिलिस का इलाज ढूंढा किस बंदे ने? पॉल एरलिच ने। दवाई का नाम क्या है? सैपी है, सिफिलिस से साल्वर सेन। दूसरा नाम क्या है? आर्सेफिनेमीन। उसके अलावा जो एक खतरनाक बीमारी है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक या यक्ष्मा, इसका इलाज किस से होता है? या कौन सी सुई लगाने से होता है? या इसकी जो एडवर्टाइजमेंट करता है वो कौन सा अभिनेता करता है? इसका ब्रांड एम्बेसडर हुआ करता था। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। या पूछा जाता है कि एक सुई के साथ जीवाणु से होने वाले विकार का अस्पतालों की दीवारों पे क्या है? चित्रित किया जाता है। जो होने वाले क्या है? अधिकतर बूढ़े बुजुर्गों में रोग होता है। तो वो कौन सा होता है? तपेदिकी होता है। ठीक है, तो उसका इलाज क्या है? बीसीजी। बीसीजी का पूरा नाम याद रखना क्या है? बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन। ये वर्ड नहीं भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे एक टेटनस का वर्ड याद रखना है। टेटनस का नाम क्या है? टेटनस को कहते क्या है? 4 नाम से जुड़ता है ये। धातु के कटने से होने वाला मानव शरीर का रोग। तो धातु के शब्द से कटने वाला रोग आए तो धनुष टंकार। धनुष टंकार नाम किसका है? टेटनस। ज्यादातर किसके कटने से होता है? लोहे से। इसलिए वर्ड क्या है उसके लिए? लॉक जो। और लॉक जो का इलाज किससे होता है? सोने के कोलाइडी विलेन की सुई लगती है। और उस रोग का असलियत में नाम क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मांसपेशियों में सिकुड़न और अकड़न। ठीक है, आगे अब बात आती है हमारे पास कि बैक्टीरिया के जो आकृति होती है वो कैसी होती है। बैक्टीरिया की आकृति लिखवा देता हूं, ऐसे कोई काम की नहीं है, लेकिन आजकल एग्जाम में पूछी जाने लगी है। बैक्टीरिया आकृति में कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल याद रख लो, 4। क्वेश्चन आया है कि आकृति में जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है? ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब आकृति की बात करें तो 4 प्रकार की है। याद कर लेना पक्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया की आकृति के चलते कितने प्रकार हैं। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शेप के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने जवाब देना है 4 ही होते हैं, जिसमें पहला नंबर क्या आता है? सलाकवत। अब हिंदी वाले नाम याद नहीं रहते ज्यादातर। सलाकवत क्या होता है? ये सलाकवत। अब सलाकवत को कह रहे हैं तो सलाकवत का मतलब क्या है? ठीक है, सलाकवत होता है छड़नुमा। एलो फिर लिख दिया छड़नुमा। अब छड़नुमा का मतलब क्या है? छड़ सरिये। सरिये की आकृति कैसी होती है? घरों में जो हम सरिये लगाते हैं लेंटर बांधने के लिए, उनकी आकृति कैसी होती है? हाँ हाँ, कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होती है। तो इसलिए इनका आकार कैसा होता है? बेलनाकार। अब बेलनाकार से भी काम नहीं चलने वाला। इनको हम कहेगा कि जो सलाकवत आ जाए, छड़नुमा आ जाए, या आपके पास क्या आ जाए? बेलनाकार। ठीक है, तो इनको वैसे क्या कहेंगे हम? 4 नाम जैसे तुम पढ़ते आए हो ना, जैसे एक शब्द लिखा होता है बेसिलस, एक शब्द आएगा कोकस, एक शब्द आएगा विब्रियो, जो भी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो बेसिलस हो गया, जैसे विब्रियो हो गया, और जैसे क्या आगे? कोकस। ठीक है, उसी हिसाब से ये जो होते हैं छड़नुमा, सलाकवत, इनको भी क्या है कि
टैग मिलता है, जैसे लिख देता हूं मैं दूसरा पहले हिंदी में, गोलाकार। पहले हिंदी वाले लिख देता हूं सारे, फिर इंग्लिश वाले। गोलाकार, दूसरी क्या करती, गोलाकार होती है। तीसरा किस नुमा में होता, कोमाकार, यानी कोमे की आकृति होती है, कोमाकार। और जो आपके पास है चौथा, वो होता है सर्पिलाकार। ठीक है, तो हमारे पास ये है बेसिलस नंबर 1, बेलनाकार। गोलाकार में क्या हो गया, कोकई। ये कोमाकार है, इसे बोलते हैं विब्रियो, विब्रियो कहा जाता है। और जो सर्पिलाकार होता है, ये है वैसे तो स्पाइरल, लेकिन इसको स्पेशल जो वर्ड दिया जाता है वो ये दिया जाता है स्पाइरिलम, ये याद रखना है। तो सर्पिलाकार में स्पाइरल, स्पाइरिलम आते हैं। बेसिलस जहां शब्द लिखे हुए हैं हमने, वो छड़नुमा होते हैं। तो छड़ क्या होती है, बहुत लंबी होती है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन आए सबसे बड़े आकार के बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो बेसिलस। बै आ गया तो बड़े, ठीक है। और गोल चीज हो जाए उसको हम कितनी भी छोटी बना सकते हैं। तो गोलाकार आकार वाले कौन से होते हैं, कोकई। कोकई क्या होते हैं, सबसे छोटे। तो ये सबसे बड़े और ये क्या होते हैं, सबसे छोटे। दो शब्द ये हो गए, पक्के कर दो। क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास आकार में, आकृति में सबसे बड़े जीवाणु कौन से होते हैं। तो ऐसा शब्द है नाम से, तो उत्तर आएगा बेसिलस, फिर लिखा होगा आपके पास कोकई, फिर लिखा होगा विब्रियो, फिर लिखा होगा स्पाइरल या स्पाइरिलम। तो आपका शब्द क्या है, बेसिलस। छोटे में आए शब्द तो कौन से होते हैं आपके पास, कोकई। कोकई वर्ड वाले 4 प्रकार के होते हैं, ये भी याद कर लो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोलाकार जो जीवाणु होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कैसे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो अकेले रहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना माई का लाल है अकेला ही चलेगा, ठीक है। तो जो माइकोकोकस होते हैं वो अकेले रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या आते हैं हमारे पास कि 1 2 के साथ है कि 2 रह लें, 2 का मतलब डबल, तो डिप्लोकोकस 2 रहते हैं, ठीक है। कहते 7 8 10 इकट्ठे हो जाएंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, बोले सारे ही आ जाओ तो सारसीनी, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 प्रकार हैं जो अकेले में रहते हैं, कि गोलाकार जीवाणु जो अकेले में रहते हैं, यानी अकेले चलेंगे। तो कहते हैं ना माई का लाल तो अकेला होगा। तो जो आपके पास माइकोकोकस है, ऐसे बैक्टीरिया कोकई है, तो जो अकेले रहेंगे, ठीक है, अकेली कोशिका रहती है इनकी। फिर कहता है 2 आ जाए बंदे, 2 का मतलब है जो 2 कोशिकाएं साथ में रहती है जीवाणुओं की, कि 2 जीवाणु एक साथ रहते हैं जोड़े में, तो उनका नाम क्या होता है, डिप्लो। तो डिप्लोकोकई या डिप्लोकोकस। अब कहते 2 से काम नहीं चल रहा, 7 8 डालो, ठीक है। तो यानी क्या है, 4 के जोड़े में और 16 के जोड़े में ऐसे चलते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रेप्टोकोकस। और कह दे इससे तो काम थोड़ी चलना है, सारे ही आ लो, तो लास्ट वाला वर्ड क्या याद रखना है, सारसिनी, झुंड के रूप में रहना। कि जहां 4 के प्रकार के अलावा जो झुंड का रूप लेकर रहता है, झुंड के रूप में घनाकृति बनाता है। झुंड के रूप में घनाकृति का मतलब है घन में रहेगा। घन का मतलब है जैसे 4 का घन करोगे तो कितना आएगा, 64, ठीक है। तो वैसे रहना 4 में और क्या रहना, 64 में, ऐसे चलेंगे। तो ये आपके कौन से होते हैं, सारसिनी। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, SSC में पूछे जाते हैं, HSC नहीं पूछती। HSC तो ये पूछती है, जैसे अपन ने पहले पढ़े हैं, इलाज कौन सी सुई से होता है, ये जरूरी है HSC के लिए। और SSC में पढ़ना है तो ये शब्द याद रखने पड़ेंगे आपको, कि आपके पास जीवाणुओं की आकृति कितने प्रकार की है, याद रखनी है 4। 4 में सबसे बड़ा कौन सा आता है और सबसे छोटा कौन सा आता है। बड़े में शब्द क्या होता है, बै से वर्ड बन गया बेसिलस। छोटा क्या है आपके पास, गोल में क्या आएगा आपके पास, गोलाकार। और गोलाकार पूछ लिए जाए कितने प्रकार के होते हैं, 4। अकेला रहे तो क्या है, माई। 2 आ जाए तो डबल, डिप्लो। उससे ऊपर आ जाए तो स्ट्रेप्टो, और सारे ही आ जाए तो क्या है, सारसिनी, ठीक है। कोमाकार को क्या कहेंगे, विब्रियो, और स्पाइरल को क्या कहते हैं,
स्पाइरिलम। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है इनके जनन, प्रजनन कैसे होता है। ये दाकड़ क्वेश्चन है, एचएससी का पसंदीदा क्वेश्चन उठता है यहां से कि प्रजनन कैसे होता है। 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हो, 8वीं कक्षा में पढ़ के आए हो कि सूक्ष्म जीवियों का प्रजनन, अमीबा का बहुत जगह पढ़ा आपने, अमीबा का 7वीं क्लास से पढ़ाया जाता है। एचबीएससी की बात करें तो आता है 9वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 3 क्लासों में। सीबीएसई पैटर्न और इनकी बात करें तो हम 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सारी किताबों में पढ़ते हैं। तो आपसे प्रजनन रिप्रोडक्शन की बात करें तो अमीबा का रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एक तो याद होगा ही, 10वीं क्लास में पढ़ा है, 9वीं में पढ़ के आए हैं कि अमीबा में होने वाला प्रजनन या जनन कैसा होता है, हैं? कैसा? विखंडन। ठीक है, विखंडन का मतलब क्या होया? टूटना, यानी एक में ही 2 चीज बन के निकलना। ठीक है, यानी उसे कहते हैं फिजन। और कैसा फिजन होता है? 1 से 2 बनना। 1 से जब 2 बनते हैं तो क्या होता है? दवी। दवी को कहते हैं बाइनरी। ऐसा इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या है? बहुविखंडन होता है। कब होता है? वैसे तो ये चलेगा विखंडन से, और चलेगा कौन से? दवी और बहु से। पहले 1 से 2, फिर आगे जाके बढ़ते जाएंगे। कंडीशन पूछी जाती है कि परिस्थितियां अगर अनुकूल हो तो एक जीवाणु कोशिका से 6 घंटे में कितने नए जीवाणु पैदा हो सकते हैं? ये क्वेश्चन सबसे फेमस है। ठीक है, तो आपको बता रखा है वैसे। तो प्रजनन पहले याद रखो, 2 शब्दों में लिखे जाते हैं, ये तो पता होना चाहिए सबको। एक होता है अलैंगिक और दूसरा कौन सा होता है? लैंगिक। पर लैंगिक जो जनन होता है जीवाणुओं में, वो कौन सा होता है? फॉल्स, सूडो सेक्सुअल बोलते हैं उसे, कि होता तो है सेक्सुअल पर कौन सा होता है? सूडो होता है। सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इसको कहते हैं, अलग से नाम दिया जाता है अनुवांशिक पुनर्योजन। यानी हेरिडिटरी के लिए जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है उसका नाम होता है, वो होता है आपका लैंगिक। इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है कि जो सूडो सेक्सुअल होता है, इसको आप किस नाम से जानते हो? तो जीवाणुओं में ये वाली चीज क्या कहलाती है? अनुवांशिक पुनर्योजन बोलते हैं इसे। अब अनुवांशिक पुनर्योजन यानी आपके पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहा जाता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और जिसके ऊपर एचएससी ने कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन अराइज किया है। ठीक है, ऊपर याद रखना है अलैंगिक, जैसे शब्द पहले पढ़ा था अमीबा वाला, वो वहां लगेगा। अमीबा में जनन किससे बताया था आपने? विखंडन। तो अलैंगिक वाली जो भी चीज आएगी जीवाणु के लिए और किसी के लिए, उसमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ा जाएगा? विखंडन। यानी आपके पास कैसी रिप्रोडक्शन होती है? बाय फिजन, टूटने से होती है। और जीवाणुओं के लिए कौन सा विखंडन आएगा? दोनों ही होते हैं, दवी और क्या याद रखना? बहु। तो अलैंगिक जनन का ही क्वेश्चन उठता है ये वाला, कि जीवाणुओं में जो अलैंगिक जनन है वो आपके पास किस विधि से होता है? तो वो आपने विधि बतानी है। विधि ऊपर लिख रखी है, कौन सी विधि है? विखंडन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है कि एक जीवाणु कोशिका से, ये क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वन बैक्टीरिया सेल, एक जीवाणु कोशिका से अनुकूल परिस्थिति के अनुसार, कि अगर हम अनुकूल परिस्थिति के अनुसार पूछें, अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति के अनुसार 6 घंटे में, 6 घंटे में कितनी नई कोशिका पैदा होती है? और ये मैंने क्वेश्चन लिखवा रखा है पहले। ठीक है, कि हमारे पास पहले तो शब्द पता होना चाहिए अनुकूल परिस्थिति का अर्थ क्या होता है। आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन, इसका मतलब क्या है? और अपने पे सबसे ज्यादा लागू होती है, बोले ओ बाहर गया, बोले पानी कौन चुचियो, इसका मतलब यही तो है, यही कहना चाहता है ये, कि वहां की परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं थी। मतलब वहां का तापमान, वहां की जलवायु आपको क्या सूट
नहीं कर रही थी, और जहां सूट कर जाए वहां ढंग से रह लेते हो। तो ये कहानी बैक्टीरिया से पूछ रहा है कि जीवाणु की जो कोशिका है एक, अनुकूल परिस्थिति के अनुसार वो 6 घंटे में कितनी नई कोशिका पैदा कर देती है। होती नहीं है, कर देती आएगा। कितनी नई कोशिका पैदा कर देती है, ठीक है। तो कितनी कर देती है, यूट्यूब वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे। 10 लाख को क्या बोलते हो, यूट्यूब के व्यू के अनुसार 1 मिलियन। तो आपका उत्तर क्या है, 1 मिलियन। 1 मिलियन को 10 की पावर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, पूछें वही बताएं। आप बताओ 1 मिलियन को 10 की घातांक में कैसे लिखेंगे। वेरी गुड, आप बताओ गुड़िया। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख है। 10 लाख को 10 की घातांक में लिखना है, कैसे लिखें, छठी क्लास का क्वेश्चन। तुम बता, पहलवान लास्ट में बैठा है कोर्ट में, यूट्यूब रोज ही देखता है, ठीक है, रील भी देखता पावेगा, ठीक है, लाइक भी करता पावेगा, फॉलो भी करता पावेगा, ठीक है। तो उसमें मिलियन शब्द जरूर आता है। अगला कहता है मिलियन में है कितने, 10 लाख। तो 10 लाख को 10 की पावर में क्या लिखेगा, दो बता पहलवान, 10 की पावर 4। बताओ, ऐसे ऐसे हालात हैं, दिल तो करता है पकड़ के और मुंडा मारे इस पे, बेंच पे धरे को। और 10 की पावर 6, इक्के के साथ 10 लाख में कितनी जीरो होती है, 6 जीरो होती है, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी लिखेंगे, 6, ठीक है। तो सुधर जाओ, पढ़ लो कुछ, ठीक है, यूं बात नहीं बननी। अरे वही चीज पूछता है जो तुम रोज देख रहे हो, बस उसको थोड़ा डाइवर्ट करके पूछता है कि बता इसका उत्तर इसमें क्या होगा। तो यूं आता है 1 मिलियन 10 की पावर 6, या याद रखना 10 लाख, ठीक है। तो ये प्रजनन है। रह गए अपने लैंगिक। लैंगिक पूछे जाते हैं कितने टाइप के हैं, तो लिख लो नाम, 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है संयुग्मन, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है। इसे कहते हैं कंजुगेशन। कि संयुग्मन, जो लैंगिक जनन पाया जाता है जीवाणुओं में, वो कैसे होता है ये बताएंगे कल। दूसरा आपके पास होता है जीन वाहन, ट्रांसडक्शन बोलते हैं, जीन वाहन किसकी सहायता से होता है। और तीसरा आपने याद रखना है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन है, ये किसकी सहायता से होता है। क्योंकि देखो लैंगिक तो हो नहीं सकता, इसलिए एक शब्द दिया अपने कि लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, अनुवांशिक पुनर्योजन। अनुवांशिक पुनर्योजन का मतलब है डीएनए का किसी भी तरीके से एक कोशिका से कहाँ जाना, दूसरी कोशिका के पास जाना, और वो क्या करेगी, दोबारा से चीज पैदा करेगी, मतलब पुनर्योजन होगा, रिकम्बाइन होगा। इसीलिए वर्ड क्या दिया जाता है, अनुवांशिक पुनर्योजन, या उसे बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। 3 याद रखने हैं, संयुग्मन के लिए माध्यम क्या होता है, रूपांतरण के लिए माध्यम क्या होता है, और जीन वाहन। जीन वाहन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जीन वाहन के द्वारा जब भी जीवाणुओं में प्रजनन होता है तो सहयोगी कौन होता है, विच बी द मीडिएटर और हेल्पर, तो वायरस होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। लो आज के लिए इतना ही।